नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में खुशी लाती हैं, तो मुझे लगता है आप सब मेरे दर्शक हैं, तो मुझे साझा करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। आजकल कुछ अच्छी अच्छी खबरें मुल्क से बाहर से आती हैं मेरे लिए। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गए। अपने परिवार के साथ चले गए और उनको लगा कि कनाडा की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है मुल्क के हालात को देखते हुए, ऐसा उन्होंने कहा और अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए कुछ समय पहले। उनका फ़ोन आया और वो बड़े खुशी से उन्होंने मुझसे कहा, संजय भाई मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं कनाडा में आया तो यहाँ बहुत भारतीय रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। हम लोग बैठे हुए थे तो वहाँ पे जिक्र हुआ कि मैं लखनऊ से आया हूँ। तो उसमें से एक जने ने कहा, यार लखनऊ का एक चैनल है, एक पत्रकार है 4 PM, जानते हो क्या उसको? तो वो चौंके और बोले वो तो मेरे मित्र हैं। फिर उन्होंने उस सज्जन से मेरी बात कराई। और मुझे देखिए, जितना भी आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में बैठ के निर्भीकता के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी बात कहते हैं, तो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, यार तुम अब तक बचे कैसे हो? तो मैं हंस के टालता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ जो ना बचूँ या बचूँ, लेकिन अच्छा ये लगता है कि सच बोलने का इनाम कह लीजिए, सिला कह लीजिए, ये होता है कि कनाडा में बैठा हुआ व्यक्ति जानना चाहता है कि 4 PM कर क्या रहा है और तारीफ़ करता है कि सच बोल रहा है। इसी तरह कल लंदन से, मैंने कल की डिबेट में आपको बताया था, लंदन में जो मीडिया यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर ने मुझे फ़ोन किया। वो मुझसे जानना चाहते थे कि जो भारत के टीवी चैनल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसका भारतीय जनमानस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि आपको, अगर आप ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं, सच बोलती हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी बात सुनी जाती है। गूगल से, यूट्यूब से जो रिकॉर्ड निकलता है वो बताता है कि 4 PM इस समय 122 देशों में देखा जा रहा है। तो मेरे लिए ये अच्छी बात इसलिए लगती है कि मैं 100% ईमानदारी के तो जो सच होता है वो आपके सामने कहने की हिम्मत रखता हूँ। और मुझे पता है कि इसकी परेशानियाँ होती हैं, मैं झेलता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जब दूसरे मुल्क में बैठा व्यक्ति इस तरह तारीफ़ करता है। मैं बात कर रहा था कि इस समय जो दुनिया के हालात हैं, चूँकि मैं देख कल बात कनाडा से फ़ोन आया, लंदन से फ़ोन आया, तो मैं जो हालात बात कर रहा था, मैं वो उन लोगों से जो फीडबैक मिला वो मैं बात करना चाह रहा था, आपसे शेयर करना चाह रहा था। हम बहुत छोटे छोटे मुद्दों में उलझकर अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी भारत पे कि भारत बहुत तेज़ी से विकसित होता हुआ राष्ट्र है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कोशिश भी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि अच्छी बने। सबसे बड़ा नतीजा ये था कि खाड़ी के देश जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में थोड़ा हमसे दूर हो गए थे। मनमोहन सिंह की नीति ऐसी थी, वो बहुत खुल के बात नहीं करते थे, तो संवाद कुछ कम था और मनमोहन सिंह का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा था। और अमेरिका और खाड़ी के देश उतने ज़्यादा संबंध, रिश्ते अच्छे थे नहीं थे, तो खाड़ी के देश हमसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने खाड़ी के देशों से अपना संबंध अच्छे किए। यूएई में उनको बहुत बड़ा एक अवार्ड भी दिया गया, और जब वहाँ के शेख आए तो प्रधानमंत्री ने खुद उनका एयरपोर्ट पे जाकर स्वागत किया, क्योंकि खाड़ी से बहुत बड़ी पूंजी हमारे देश में आती है और हमारे लाखों करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे वहाँ लगते हैं। तब प्रधानमंत्री जी ने सोचा भी नहीं था कि जब ग्लोबल लेवल पे वो भारत की स्थिति इतनी अच्छी कर रहे हैं, तो उनकी खामोशी और उनके खामोशी के कारण भारतीय जनता पार्टी के कुछ हिंसक, मानसिक हिंसक लोग पूरे देश में उन ऐसा माहौल कर देंगे और पूरे देश की जो उठी रपटें पूरी दुनिया में ऐसा माहौल कर देंगे कि प्रधानमंत्री जी के पिछले 6-7 सालों के कार्यकाल पे पानी फिर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने जो आपत्तिजनक बयान दिया मोहम्मद साहब को लेकर, उसकी पहली चिंगारी प्रधानमंत्री जी के सामने ही फूटी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब कानपुर में थे और कानपुर में इसके रिएक्शन में भयंकर बवाल हुआ, घंटों पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पूरी दुनिया के लिए शर्मिंदा करने वाली बात थी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जहाँ हो वहाँ पे इतना हिंसा हो रही हो। लेकिन इसकी गूंज फिर पूरी दुनिया में फैल गई। जिस तरह खाड़ी के देशों ने धमकाया वो सब आपको पता है, और उसके बाद में तुरंत वो जहरीले प्रवक्ता निकाल दिए गए। बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को चेतावनी दी गई कि वो हिंदू मुसलमान पे अब टीवी चैनल पे बात नहीं करेंगे। टीवी चैनल वाले परेशान, क्योंकि दिन भर उनको यही करना है, इसी से उनकी टीआरपी आनी है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलनी है। अब अगर बीजेपी के प्रवक्ता और कुछ मौलाना टाइप के प्रवक्ता गाली गलौज नहीं करेंगे टीवी चैनल पर, तो टीवी चैनल दिन पर दिखाएंगे क्या? लेकिन बड़ी समस्या थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत खराब हो रही थी। जो दुनिया भारत को एक बड़ा विकसित होता हुआ राष्ट्र देख रही थी, वो इन हरकतों के कारण बैकफुट पर आ गई।
हमारी अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही हो, अमेरिका और यूरोप सबकी जीडीपी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बल्कि तुलना करो तो भारत तब भी धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। लेकिन बात दुनिया में भारत की जीडीपी की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति, खासतौर से मुसलमानों के प्रति खराब व्यवहार किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात पर चिंता जाहिर करने लगी है कि भारत जैसे राष्ट्र में एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, उनके परिवारों को धमकाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ की जा रही है। ये पूरी दुनिया में जो नैरेटिव बना, जो बात मैं अब आपको कहने जा रहा हूं, जो आपके सीधे आपके परिवार से ताल्लुक़ रखती है, वो ये है, इस नैरेटिव से मतलब केवल मई के महीने में दुनिया के निवेशकों ने, मतलब भारत के बाहर के निवेशकों ने 1,70,000 करोड़ रुपया भारत से अपना निवेश निकाल लिया, शेयर मार्केट से निकाल लिया। 1,70,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी पूंजी होती है। नतीजा ये हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार चौपट हो रही है। रिजर्व बैंक को ये निर्देश देने पड़े कि अब बैंक अपनी अधिकतम पूंजी रिजर्व बैंक में रखेंगे, मतलब बैंक खतरनाक हालात में आ गए हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही आपकी पासबुक पर एक नोट लिख कर आने लगा है कि आप अधिकतम, अगर आपका बैंक डूबा तो हम आपको अधिकतम इतनी ही रुपए दे पाएंगे। मतलब आपके 5 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं अकाउंट में, लेकिन अगर बैंक डूबता है तो वो आपको कुछ लाख रुपए ही दे पाएगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर बैंकों की साख पर, बैंकों की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया है। इसका नुकसान ये हुआ है कि रेपो रेट रिजर्व बैंक को बढ़ाना पड़ गया। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब आपकी ईएमआई महंगी हो गई, बैंक आपसे ज़्यादा कर्जा वसूलेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था डगमगा गई। आप समझ सकते हैं, बात छोटी सी है, बात टीवी चैनल में बैठ के दूसरे के धर्म को गाली देने की है, लेकिन फर्क पड़ रहा है मेरे और आपकी जेब पर। मैं हमेशा कहता था ना, एक बहुत बड़ा समूह है जो ये कहता था कि हमारे काम धंधे भले हमारे बर्बाद हो गए हो, हमारा रोजगार छिन गया हो, लेकिन मूल्य टाइट हो गए। आज जो ये रेपो रेट बढ़ा है और ईएमआई बढ़ी है, वो बता रहा है कि मूल्य टाइट नहीं हुए, टाइट आप और मैं हो गए। अब्दुल पंचर बनाता है, पंचर बनाने के पैसे उसको ज़्यादा ही मिलते हैं, 50 रुपये का बनाता तो आज 100 रुपये का बनाता है, लेकिन बैंक की ईएमआई आपकी मेरी यानी हिंदुओं की ज़्यादा कर गई। अगर आप इसको धर्म के चश्मे से लगाकर देखना चाहते हैं तो आप सोचिए, आप अगर इस भंवर जाल में फंसे रहे, आप जो चीज़ चाहते हैं आपको वही चीज़ दी जाती है। आप इंटरनेट पे अगर कभी कोई सर्च करिए, आप हिंसा सर्च करिए तो हिंसा के तमाम वीडियो आ जाएंगे। आप धार्मिक उन्माद के भाषण सुनिए तो निरे जहरीले भाषण आ जाएंगे। आपके इन जहरीले भाषण सुनने का, आपकी इन हिंसक प्रवृत्ति का नुकसान ये हो रहा है कि दुनिया भर के लोग समझ रहे हैं कि अब भारत खतरनाक हालत में आ गया, यहाँ पे निवेश करना ठीक नहीं है। 1,70,000 करोड़ रुपया एक महीने में निकल गया आपका। समझ में आया ना कश्मीर फाइल्स के क्या रिजल्ट है? समझ में आया ना, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। यही कारण है कि पृथ्वीराज मूवी नहीं चली, पृथ्वीराज चौहान मूवी नहीं चली, जबकि अक्षय कुमार जैसे ब्रांड एम्बेसडर थे और गोदी मीडिया के टीवी चैनलों ने घंटे घंटे शो किए थे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार की और उनकी टीम का सम्मान किया था, टैक्स फ्री किए थे, लेकिन पिक्चर पिट गई क्योंकि पिक्चर का मुख्य उद्देश्य, इस हिंसक मानसिकता का मुख्य उद्देश्य पृथ्वीराज जैसा शहीद, पृथ्वीराज जैसा महान योद्धा के बारे में वर्णन करना कम था, गजनी के बहाने मुसलमानों पे आक्रमण करना ज्यादा था, जो सोशल मीडिया में दिख रहा था। मतलब अब देश के लोग समझ गए हैं कि कश्मीर फाइल्स हो या पृथ्वीराज हो, इसमें भारत का इतिहास से ज्यादा चित्रण करने से ज्यादा हिंसा का, मानसिक हिंसा को बढ़ाना है, सरकार के प्रायोजित हिंसा को बढ़ाना है। इसलिए पृथ्वीराज बुरी तरह फ्लॉप हुई। जितनी पिक्चर में बनाने में खर्चा लगा था उसका 100 भी पिक्चर नहीं निकाल पाई। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, समझता हुआ हिंदुस्तान है। टीवी चैनल पे प्रवक्ताओं को मना कर दिया गया, लेकिन अगर मोदी जी के मंत्रिमंडल में गिरिराज किशोर जैसे जहरीले नेता होंगे, अगर इस तरह के जहरीले प्रवचन करने वाले लोग होंगे, तो निश्चित रूप से अभी और भी बुरे दिन देखने को मिलेंगे। सिर्फ बीजेपी नहीं, टीवी चैनल ने ढूंढ के कुछ वो मौलाना टाइप के लोग रख लिए हैं। ओवैसी भाई जो हैं वो जिंदाबाद हैं हिंसा फैलाने के लिए, उनके जहरीले भाषण पर्याप्त है। इन सब से देश को निकलना होगा
अगर देश को बचाना है, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, वरना मैं और आप और मेरा और आपका परिवार एक ऐसे अंधेरी खाई में चला जाएगा, एक ऐसी अंधेरी गुफा में चला जाएगा जिसका दूसरा द्वार हमको शायद देखने को भी ना मिले। समय है, सचेत रहिए, विकास की बात करिए, जाति और धर्म वालों करने वालों को नकार दीजिए, इस जहरीले भाषणों को दूर कर दीजिए, तभी यह मुल्क बच पाएगा। शुक्रिया मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए। सब्सक्राइब करिएगा और मेरी आवाज़ को थोड़ी ताकत दीजिएगा जिससे मैं हमेशा सच बोल सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया।